So, hello guys, welcome back to SCVZ and this is Sandeep भैया and guys this is the lecture number 3। यहाँ पर हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं। वेक्टर को हम लोगों ने जोड़ना सीख लिया और आज हम थोड़ा सा घटाना सीखेंगे और साथ ही साथ हम उनके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के भी बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि नॉर्मल नंबर्स होते हैं, वेक्टर वैसे नहीं होते हैं। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी जैसे नहीं जोड़े या घटाए जाते हैं, इनके लिए अपना खुद का वेक्टर लॉ फॉलो होता है जिसे हम वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। और बहुत तरीके के सवाल बनते हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको वेक्टर का यूज देखने को मिलेगा, है ना। तो चलो बच्चा पार्टी हम शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो उनको कैसे जोड़ा या घटाया जाए, सबट्रैक्शन कैसे करना है वेक्टर का, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन क्या है। यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा आज के लेक्चर में। और अच्छी बात है कि हम देखेंगे कि जो जेई में सवाल आए हैं लास्ट ईयर या एएमयू बीटेक में सवाल आए हैं या फिर डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं क्लास में ही कराता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने शानदार से लेक्चर को। हम सीखते हैं पहला सा थोड़ा सा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ, अब देखो दो वेक्टर को जोड़ना था तो हमने क्या यूज किया, ट्रायंगल लॉ। अगर तीन वेक्टर को जोड़ना हो तो हम ट्रायंगल लॉ जो होता है ना, वो एक तरीके से पॉलीगॉन का ही स्पेशल केस है ना। यहां पे जैसे मान लो मुझे तीन वेक्टर जोड़ना हो, मान लो सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज चलो हम पॉलीगॉन लॉ समझते हैं पहले। मान लो शुरू में जो तुमने देखा अभी वेक्टर लॉ एक स्पेशल केस था। मान लो एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर बी है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इन दोनों को जोड़ के बताओ, तो तुम बोलोगे भैया वेक्टर एक किसी वेक्टर को रेफरेंस मान लिया और पहले वाले के सर पर दूसरे वाले का पैर रख के चढ़ा दिया, पहले के हेड पर दूसरे का टेल रख के चढ़ा दिया और एक ट्रायंगल बना दिया। क्योंकि दो वेक्टर हैं, ठीक है। तो इनको क्लोज पाथ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट तीन वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर दो साइड है तो हमको क्लोज करने के लिए तीसरा साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी और ये जो साइड निकल के आएगी इसकी जो लेंथ होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, या फिर इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन के बराबर होगा। मतलब जो इन दोनों को मिलाकर अगर एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाया जाए तो जो तीसरा साइड है वो किसको दर्शाएगा, इनके रिजल्टेंट को दर्शाएगा। इसी तरीके से मान लो अगर तीन हो तब क्या करते, मान लो तीन हो, एक वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी है एंड दिस इज वेक्टर सी है। अब मैं तुमसे बोलता कि भैया इन तीनों वेक्टर को जोड़ के बताओ क्या आएगा, तो कैसे जोड़ोगे, बोलोगे कुछ नहीं सर, एक क्लोज आकृति बनानी है। देखो अगर तीन वेक्टर हैं तो जो अगर n n n n साइड दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, n+1 साइड्स पे लेके जाएंगे। जैसे मान लो ये तीन वेक्टर है तो हम तीन वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे किसी एक को रेफरेंस मान के, दूसरा इसके सर पर उसका पांव रख के चढ़ा देंगे, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, इसके सर पर इसका पांव रख के चढ़ा देंगे, दैट इज वेक्टर सी। और उसके बाद से वेक्टर ए से वेक्टर सी को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और ये जो साइड होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यही अपना रिजल्टेंट वेक्टर है और इसी की वैल्यू वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है। तो सोचो अगर बहुत सारे साइड हो, n साइड हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर पॉलीगॉन बना देंगे। मतलब बहुत सारे साइड्स हैं, जैसे मान लो दिस इज वन, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी। ये चार वेक्टर हैं जिनको हमको जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, हम बोलेंगे कोई नहीं सर एक इनको क्लोज आकृति बनाई जाए, एक क्लोज फिगर बनाया जाए। दिस इज वेक्टर ए के सर पर दूसरे का पांव रख के चढ़ा दिया और दिस इज वेक्टर बी, और वेक्टर सी को ऐसे ही यहां पर लेके आया और यहां पर इसका पांव रख के चढ़ा दिया, मतलब इसके सर पर इसका पूंछ रख के चढ़ा दिया। वेक्टर डी को ऐसे डिस्प्लेस करके यहां पर लेकर आया, दिस इज वेक्टर डी। और इनको क्लोज करने के लिए जितने लेंथ के साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यही इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए प्लस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर है। तो दिस इज द पॉलीगॉन लॉ, दिस इज द व्हाट, पॉलीगॉन लॉ। जैसे मान लो यहां पर एक वेक्टर है, यहां पर एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी। अब ये 4 वेक्टर था, तो इन 4 वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए, इन 4 वेक्टर को इन 4 वेक्टर से जो आकृति बनने वाली है उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने जो साइड लगाया अपने तरफ से, उसको हम बोलेंगे दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, अगर मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना हो, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इनका समेशन किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, इसके इस डायगोनल के बराबर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। अगर इन तीनों को जोड़ना हो तो मैं इससे मिला दूंगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है? और अगर दिस इज वेक्टर ए बी सी और डी, इन चारों को जोड़ना हो तो मैं यहां से मिलाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ में क्या बोल रहा हूं बताओ, समझ में आ रहा है व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ? अरे देखो यार, 2 वेक्टर रहेंगे तो जोड़ने के लिए हम ट्रायंगल बना देंगे, 3 वेक्टर होंगे तो हम जोड़ने के लिए क्वाड्रेट्रल बना देंगे, है ना? अरे बना देंगे ना। और बहुत सारे वेक्टर रहेंगे तो हम जोड़ने के लिए पॉलीगॉन बना देंगे, है ना? बात समझे? अच्छा, एक सवाल मैं तुमसे बहुत अच्छा आसान सा पूछता हूं। एक ट्रायंगल है, बहुत शानदार सवाल है, समझने वाली बात है। एक ट्रायंगल है और इसकी तीनों भुजाएं हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी को दर्शा रही हैं। तो आपको बताना है समेशन इनको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ के बताओ क्या होगा। बोलो क्या होगा? एक ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं 3 वेक्टर हैं, जो अकॉर्डिंग टू दियर डायरेक्शन यहां पर साफ साफ दी हुई हैं। आपको बताना है इन तीनों को जोड़कर कि वैल्यू क्या आएगी। व्हाट विल द आंसर? जस्ट टेल मी बच्चा पार्टी। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर तुम्हें दिख भी रहा होगा कि 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि भाई हाँ, 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर को हमने जैसे ही मिलाया तो खुद ही क्लोज पाथ बन गए। तो चौथे साइड के लिए तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, चौथे साइड के डिस्टेंस के लिए तो 0 है, इसीलिए इसका रिजल्टेंट क्या है? 0 वेक्टर है। दिस इज व्हाट, 0 वेक्टर। लेकिन अगर मैं बोलूं इसको भैया मैथमेटिकली बताओ, तो मैथमेटिकली भी बता सकते हैं कि भैया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को मान लिया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, चलो मैं काम करता हूं, ए वेक्टर ए है, इसके हेड पे इसका टेल रख के चढ़ाया गया वेक्टर बी है। मैं तीसरे साइड को नहीं देख रहा हूं, मेरे लिए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। इसका जो समेशन, मतलब अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये जो बनेगा, ये जो बनेगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनेगा, है ना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनेगा और ये साइड इसके बराबर ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। मैंने अलग बनाया इसलिए है ताकि तुम्हें दिख सके। और एक इसके, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। देखो इस लेंथ का मैग्नीट्यूड, मतलब साइड, साइज तो एक ही है, साइड तो एक ही है तो उनका साइज भी एक ही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, हाँ है ना? यस सर, ए और बी का मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन डायरेक्शन किसके, डायरेक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। तो अगर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सी के बराबर है और डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा माइनस वेक्टर सी के बराबर होगा, है ना? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मैं लिख देता हूं माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या हुई? 0, है ना? ये तो बड़ा स्वाभाविक सा बात था। और वैसे भी अगर 3 वेक्टर मिलके क्लोज पाथ बना रहे हैं तो रिजल्टेंट 0 ही होगा, क्योंकि 3 वेक्टर अगर हैं, 3 वेक्टर अगर हैं तो उसको हम क्वाड्रेक्टल बना के ही सॉल्व करेंगे, है ना? अगर 2 वेक्टर हैं तो हम ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे, 3 वेक्टर हैं तो क्वाड्रेट्रल बना के सॉल्व करेंगे। अगर वो अपने आप ट्रायंगल बन जा रहे हैं, क्लोज पाथ बन रहे हैं, इसका मतलब चौथे का मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। चौथा जो साइड है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, हाँ या ना?
बात समझे कि नहीं? अरे बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ है ना फैजल अली? यस ऑफ कोर्स। चलो भाई एक सवाल है, जेई आया हुआ, कर लोगे? सवाल है, ध्यान से समझना। क्या ये तुम्हें दिख रहा है? क्या ये तुम्हें दिख रहा है? बोला क्या इस सवाल में? पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं। पहला सवाल बोल रहा है कि बताइए वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहला ऑप्शन ए है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब तुम्हें मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच होने वाला है। तो चलो मैच करते हैं। कैसे मैच करेंगे? अरे कोई नहीं, मैंने लिख दिया, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैंने लिख दिया है यहां पे। आप देखो डायरेक्शन का ध्यान रखना। अब ध्यान से समझना। मैं ना इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कहां से सॉल्व करूं, ऊपर से या नीचे से? बैक बेंचर है सर, नीचे से सॉल्व करो। चलो नीचे सॉल्व करते हैं। ये पहला रेफरेंस लिया, ध्यान से सुनना। मैं चौथे वाले को सॉल्व करता हूं, चौथे वाले को सॉल्व करता हूं। बना के सॉल्व करूंगा, ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। अगर बना के सॉल्व करूंगा तो तुम्हें क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर सी। ठीक है, समझना। इसको रेफरेंस लेता हूं। वेक्टर ए, इसके हेड पर इसका टेल रख के चढ़ा दिया गया है वेक्टर बी। तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जो जोड़ के आएगा, इसका डायरेक्शन देखो भाई, इसके मुंह से इसका मुंह सट रहा है कि नहीं सट रहा है? हाँ भैया सट रहा है। इसके हेड से इसका हेड सट रहा है, इसका मतलब दैट इज वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, डी ऑप्शन। यानी डी के आगे लगा दूंगा चौथा। कोई मिच मैच कर रहा है क्या? ये क्या गड़बड़ हो गया क्या? डी के आगे पहला, दूसरा, तीसरा। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे अभी। इसको सॉल्व करो। कभी कभी आंसर भी गलत हो जाता है। किसका? जेई का, मेरा नहीं। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, समझो। इसको मान लो रेफरेंस। देखो इसके हेड पर इसका टेल रख के चढ़ा दिया गया, मतलब ये दो वेक्टर हो गए। इनका समेशन किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? माइनस, अगर ये उल्टा साइन होता तो माइनस ए के बराबर होता, पर यहां पर ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका हेड इसके हेड से चिपक रहा है और इसके टेल से इसका टेल चिपक रहा है। इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को इधर लेके आता हूं। मैं बोलूंगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। मतलब सी के सामने क्या लगा दूं? सी के सामने क्या लगा दूं? 1 2 3 4। सी के सामने क्या लगा दूं? सी के सामने सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। दिस इज फिगर नंबर 3। फिगर नंबर जो 3 है वो किससे मैच कर रहा है? फिगर नंबर जो 3 है किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको ऐसे ही कर लेते हैं। देखो इसके हेड पे इसका टेल है, मतलब ए प्लस बी मिलके क्या होने वाला है? सी होने वाला है। दिस इज ए, दिस इज बी, और ए प्लस बी मिलके क्या होने वाला है? सी होने वाला है। ए प्लस बी मिलके क्या होने वाला है? सी होने वाला है। तो ये भी कुछ वैसा ही ऑप्शन है। इस ऑप्शन को भी मैं फिगर नंबर सेकंड को मैं बोलूंगा ए प्लस बी मिलके क्या होने वाला है? सी होने वाला है। ठीक है, और लास्ट वाला ऑप्शन दिस इज, अब देखो इसके हेड पर इसका टेल, मतलब ए प्लस सी मिलके क्या होने वाला है? बी होने वाला है। तो ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अच्छा जी, लो हो गया सॉल्व। यानी कि दिस फिगर
ये जो फिगर नंबर 1 है वो किससे मैच कर रहा है? सी से मैच कर रहा है। तो दिस इज द फिगर नंबर 1। सी से कौन मैच कर रहा है? दिस इज द फिगर नंबर 1। और अभी इसका भी तो किसी से मैच कराया था। और सी जो मैच कर रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या? हाँ, सी जो मैच कर रहा है बी माइनस ए माइनस सी, सॉरी, ये देखो, ये फिगर नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है? फिगर नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है? दिस इज द सोल्यूशन, बी माइनस ए माइनस सी। तो फिगर नंबर 1 किससे मैच करेगा? बी माइनस ए माइनस सी। फिगर नंबर 1 जो मैच करेगा, जो फिगर नंबर 1 मैच करेगा वो सी से मैच करेगा। ठीक है, तो इसी से मैच कर गया। और कौन सा था? एक तो फिगर ए माइनस सी माइनस बी, तो ए माइनस सी माइनस बी। फिगर ना ए जो ए माइनस सी माइनस बी जो है, ये कौन सा फिगर था भाई? ये फिगर सी था ना। फिगर नंबर जो 3 है वो किससे मैच करेगा? ए माइनस सी माइनस बी से। अब मैच करा लो भैया, दो का तो आंसर सेम है। तो देखो फिगर नंबर सी जो है फर्स्ट से किस में मैच कर रहा है? ए। और फिगर नंबर बी जो है थर्ड से मैच कर रहा है। और डी जो है सेकंड से मैच कर रहा है। ए जो है फोर्थ से मैच कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ या ना? कहीं कुछ गलती तो नहीं किया है? अरे ठीक है यार, इधर का उधर लिखने में मुझे लग रहा है सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, एक बार अपने तरफ से चेक कर लेना बस। ट्रेंगल तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट कौन सा आ रहा है। ट्रेंगल ऐसे बना देगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किन दोनों को जोड़ के कौन सा रिजल्टेंट है। बताओ, इसमें किन दोनों को जोड़कर, दिस इज अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो किन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट कौन सा आएगा? बोलो, किन दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट कौन सा आएगा? एप्लीकेशन इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये जेई का लेटेस्ट क्वेश्चन था, जेई मेन का, इसके माध्यम से मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि किसको जोड़ के कौन सा आ रहा है। इस ट्रायंगल में 3 वेक्टर दिए गए हैं, बताओ कौन से 2 को जोड़ के तीसरा ला लोगे? कौन से 2 को जोड़ोगे तो 3 मिल जाएगा? बोलोगे भैया देखो, इसके हेड पर इसका टेल लगा हुआ है और इसके हेड से इसका हेड मिल रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट कौन है? वेक्टर ए। और किसको किसको जोड़ के आया है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ के आया है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी ट्रायंगल में 3 वेक्टर लगाए गए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट कौन सा है। और अगर वो क्लोज पाथ बना रहे हैं तीनों मिलके एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब रिजल्टेंट 0 होने वाला है। हाँ या ना? चलो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं बच्चा पार्टी, कि वेक्टर को घटाया कैसे जाए। वेक्टर को घटाया कैसे जाए, थोड़ा सबट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। तो तुम्हें याद होगा, मान लेते हैं सपोज दैट मैं पैरेललोग्राम लॉ से दिखाता हूं तुम्हें। मान लो दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट बताओ। तो बोलोगे सर इसके पैरेलल एक यहां साइड ले लेंगे, इसके पैरेलल एक यहां साइड ले लेंगे और पैरेललोग्राम बना देंगे, और इसका जो डायगोनल होगा, क्या होगा बेटा? इसका जो डायगोनल होगा वो किसको बताएगा? ये किसको बताएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बताएगा। खत्म। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला मुझे पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मेरे को फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। बोलोगे भैया फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तब। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं वेक्टर ए के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है? तो बोलोगे भैया किसके साथ एंगल बना रहा है? ए के साथ, और प्लस में बी कॉस थीटा और ऊपर में बी साइन थीटा। इज इट राइट? यही था ना? मैं कह रहा हूं ना, मेरे को ए प्लस बी नहीं चाहिए, मेरे को बताओ ए माइनस बी। तो बोलोगे कोई बात नहीं,
एक काम करो, मेरे को माइनस का फॉर्मूला तो नहीं आता है लेकिन प्लस का आता है, मैं ए को माइनस भी लिख दूंगा तो चलेगा क्या? हाँ भैया चलेगा। अब इनका फॉर्मूला ही लगा देता हूं। मैं ए प्लस, मैं जोड़ना जानता हूं, घटाना नहीं जानता हूं, तो मैं ए को जोड़ दे रहा हूं किसके साथ? माइनस बी के साथ, बन जाएगी वैल्यू ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? यस कर सकते हो, बी के जगह पे माइनस बी रख दो। पर क्या अब एंगल चेंज हो जाएगा? क्या एंगल वही रहेगा या एंगल चेंज हो जाएगा इन दोनों के बीच का? इन दोनों के बीच का एंगल वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच का एंगल वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? बोलो सर चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूं। इफ दिस इज वेक्टर बी तो इसके अपोजिट हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। तो अब मेरे लिए पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से सुनना। ये वेक्टर ए है और नीचे की तरफ है माइनस वेक्टर बी। नीचे की तरफ है, किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। एंगल कितना था? थीटा। तो एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, या बोलूं तो 180 माइनस थीटा। ऑब्वियसली क्योंकि एक लाइन पर एंगल कितना बनता है? एक लाइन का पर जो एंगल होता है पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऊपर वाला थीटा था तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब मेरे को इस वेक्टर एंड इस वेक्टर को जोड़ना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? पैरेललोग्राम लॉ का यूज करूंगा। तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाई और इसके पैरेलल एक लाइन बनाई, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो किसको बताएगा बच्चा पार्टी? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो किसको बताएगा मेरे भाई? ये बताएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी को। अब इसका फॉर्मूला यूज किया, इसका फॉर्मूला यूज कर लो जरा। इसका फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे? सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a माइनस बी कॉस। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। इज इट राइट रॉन्ग? बोलो। अरे बोलो मेरे भाई। तो क्या लिखोगे? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा। इज इट राइट? बहुत बढ़िया। एंगल कैसे फाइंड करोगे? ये एंगल कैसे फाइंड करोगे? तो हाउ टू फाइंड द एंगल, हाउ टू फाइंड द एंगल, एंगल कैसे फाइंड करने वाले हैं हम? तो tan फाई इज इक्वल टू, एंगल कितना होगा बोलो? ए इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा। इज इट राइट रॉन्ग? इज इट राइट रॉन्ग? हाँ या ना बोलो। ठीक है, समझ में आया क्या? बस हम इस फॉर्मूले में बी के, हम इस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस कर देंगे अगर मेरे को क्या फाइंड करना हो? ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना हो। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज ओके। इज इट राइट? समझ में आ रहा है? मैंने इसका मॉडुलस ले लिया, माइनस बी का मॉडुलस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्योंकि ये तो साइड्स थे ना, ये तो साइड्स थे ना, एंगल से इफेक्ट पड़ रहा है। अरे ये साइड थे ना, मैंने माइनस बी लिखा है पर वो तो साइड था ना। मैं तो ट्रायंगल लॉ का यूज कर रहा हूँ ना, इसमें भी मैं किसका यूज कर रहा हूँ? इसको मैं बढ़ा दूंगा और ये तो ट्रायंगल लॉ का यूज करूंगा ना, तो ए भी साइड है और ए भी साइड है ना, तो ये तो पूरा साइड हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसका मॉडुलस ले लिया। आगे में पॉइंट फैजल अली, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होता है। अरे cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस cos थीटा होगा ना। यस, और यहां पर ये cos थीटा की जगह पे लिया, जैसे cos थीटा लिया तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया? माइनस cos थीटा हो गया। मैं लिख के दिखा देता हूँ tan फाई की वैल्यू, tan फाई एक बार लिख के दिखाता हूँ। tan फाई इज इक्वल टू, देखो b sin पाई माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos पाई माइनस थीटा।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, लो घटाना सीख गए। चलो एक सवाल करो। सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एमकेजी विथ ए स्पीड v मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक वॉल एट एंगल थीटा। एक दीवार है, यह एक दीवार है, इस दीवार पर एक बॉल है वो टकरा रहा है। एक m मास का बॉल है, एक m मास का बॉल है जो टकरा रहा है विथ स्पीड v1 से। उसके बाद रीबाउंस हो रहा है विथ स्पीड v2 से। ठीक है, v1 और v2 स्पीड से क्या कर रहा है, टकरा रहा है और रीबाउंस हो रहा है। आपको बताना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का मैं फॉर्मूला तुमको बता देता हूं, मास इंटू वॉल्यूम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो सोचो, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, तो मोमेंटम में भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इनिशियल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? चलो कर लेते हैं। करें, तो हमें बेसिकली दो वेक्टर को घटाना है। मास कॉमन करो, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, मतलब दो वेलोसिटी को हमें क्या कर देना है, घटाना है। तो क्या हम डायरेक्ट घटा सकते हैं क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं बच्चों, बेटा घटा इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर मान लो v मीटर पर सेकंड की जगह 5 मीटर पर सेकंड दी होती तो क्या 5 माइनस 5 कर देते हैं, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हमें डायरेक्शन के साथ घटाना होगा। तो कैसे घटाएंगे, तो भैया दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, इधर आने वाली की वेलोसिटी v1 है, वापस जाने वाली की वेलोसिटी v2 है। हमें क्या लिखना है, v2 माइनस v1 लिखना है भैया हमें। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है जरा बताना, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बोलो, इन दोनों v2 माइनस v1 के बीच का एंगल कितना है, v2 माइनस v1 के बीच का एंगल, तो बोलोगे सर ये वाला एंगल 2 थीटा है। पर हमें एंगल, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो हम या तो मुंह से मुंह को सटा के देखेंगे, या तो पैर से पैर को, मतलब या तो पूंछ से पूंछ को सटा के देखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेंगे और इसके पूंछ से इसके पूंछ को सटाएंगे और देखेंगे अब एंगल कितना है। ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब हमें इनके बीच का एंगल मिल गया, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि इनके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है ये है v² प्लस v² प्लस 2 इंटू v1 इंटू v2 इंटू कॉस पाई माइनस 2 थीटा। इज इट राइट रॉन्ग, यस सर। तो मैं लिख दिया 2v² प्लस 2v² और ये हो गया 2v² और cos पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा, तो मैं लिख दूंगा माइनस कॉस 2 थीटा।
2b² कॉमन कर लिया, 2b² कॉमन कर लिया, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, देखो 2b² था ना, ये √2, 2b² कॉमन करोगे तो बाहर जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये √2b² इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये √2 से √2 मिलके हो गया 2v², तो ये हो जाएगा v, क्योंकि ये भी बाहर क्या होगा तो ये भी रूट में होगा, तो ये हो जाएगा v, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा साइन थीटा, तो दिस इज 2v साइन थीटा। तो मेरे को मैग्नीट्यूड मिल गया v1 माइनस v2, 2v साइन थीटा होगा। तो डेल्टा p क्या होगा, तो डेल्टा p की जो वैल्यू होगा मास इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को डेल्टा p मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mv साइन थीटा। दिस इज द आंसर। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया कि एक बॉल था, उसको हमने दीवार पे मारा, एक बॉल है उसको हमने दीवार पे मारा, वो जंप करके उधर चला गया, तो बताइए मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो हमने मोमेंटम में चेंज बहुत इजीली यहां से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मोमेंटम में चेंज बेसिकली वो क्या पूछना चाह रहा था कि दोनों वेलोसिटी को घटा के बताओ, क्योंकि वेलोसिटी मोमेंटम का चेंज किसके वजह से आ रहा है, वेलोसिटी के चेंज की वजह से आ रहा है। कितने बच्चे हैं जिनको ये सवाल समझ में आ गया? देखो ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो फैजल? -2b², अरे कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया, √2b² कॉमन कर लिया, तो देखो 2b² कॉमन किया तो ये 2 बाहर आया तो √2 हो गया, और v² बाहर आया तो v हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको अगर कोई समझदार बच्चा होता तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सोच सकता है। पूछो कैसे? हमें क्या करना है, v2 माइनस v1 निकालना है। हमें क्या करना है, v2 माइनस v1 निकालना है। तो ये v2 है, मैं इसको पैरेलली यहां पे बना देता हूं, दिस इज v2, ये v1 है। तो कोई समझदार बच्चा क्या बोलेगा कि सर दिस इज v2, ये v1 है, मैं इसको अगर उल्टा करके लिखूं तो ये -v1 बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं v2 प्लस -v1, तो क्या मेरा समेशन आ जाएगा? क्या मेरे को डेल्टा v मिल जाएगा? यस सर मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मेरा डेल्टा v मिल जाएगा? हाँ भैया मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का वैल्यू क्या है v, दोनों वेक्टर का वैल्यू क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है v, और उनके बीच का एंगल क्या है 2 थीटा। क्या है? अरे बोलो यार, अरे तुम बोलो, क्या क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन दोनों को क्या करें, वो डायरेक्टली जो हमने समेशन वाला फॉर्मूला बोला था कि अगर दो इक्वल वेक्टर हो तो हम उनको डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉरी पाई माइनस 2 थीटा, इनके बीच का एंगल तो पाई माइनस 2 थीटा होगा ना, एंगल बिटवीन दीज टू क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा ना। हम इन दोनों के बीच का क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली ले सकते हैं क्या, 2f cos थीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले से, 2f cos थीटा बाई 2f cos थीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आया? चलो अगला सवाल, यूनिट वेक्टर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा होता है जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या करता है? टेल्स डायरेक्शन ओनली, टेल्स डायरेक्शन ओनली। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है इसका 1। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिट, यूनिट मतलब 1, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और ये वेक्टर है तो ये डायरेक्शन बताएगा। ये क्या करेगा? टेल्स डायरेक्शन ओनली, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? 1। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लगाया और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो गया
ए कैप क्या है? ए कैप यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप क्या है? यूनिट, ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। और इसका काम क्या करना है? ए का डायरेक्शन बताना है, ए का डायरेक्शन बताना है। ए कितना बड़ा छोटा भारी है ये उसके मोड से पता चलेगा, मैग्नीट्यूड से पता चलेगा, बट किस डायरेक्शन में ए है ये इसके यूनिट वेक्टर से पता चलेगा। तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, मतलब किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दूंगा तो वो यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा, या फिर वो डायरेक्शन सिर्फ वो वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। बात समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का यही फॉर्मूला है कि उस पर्टिकुलर वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। क्या करिए? उस पर्टिकुलर वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अब वैसे हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो अगर मैं तीनों एक्सिस की बात करता हूं, जैसे मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर डिसाइड किया गया। मतलब अगर मान लो तुम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए वेक्टर आई बनाया गया। जहां पे भी वेक्टर आई लिखा हो समझ लो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को बता रहा है कि हाँ ये डायरेक्शन है वेक्टर का। अगर कहीं पर वाई, अगर कोई वेक्टर वाई डायरेक्शन में है तो उसके लिए हम जे कैप लगाएंगे। कैप क्यों है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और अगर कोई वेक्टर जेड के डायरेक्शन में है, प्लेन के या तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, तो हम उसको के कैप से दर्शाएंगे। अब इसी का उल्टा सोचो, अगर माइनस, अब एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को दर्शाना हो तो तुम आई का यूज कर रहे हो, अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन को दर्शाना हो तो किसका यूज करोगे? बोलो। तो आई का डायरेक्शन बदल लो, आई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? किसी भी वेक्टर को उल्टा करने के लिए क्या करना चाहिए? माइनस का प्रयोग करना चाहिए, माइनस आई। पॉजिटिव वाई को दर्शाने के लिए, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन को दर्शाने के लिए तुम जे कैप का प्रयोग कर रहे हो। अगर वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को दर्शाना हो तो किसका प्रयोग करोगे? ओ माइनस जे का। अगर प्लेन से बाहर की दिशा को के कैप से दिखा रहे हो तो प्लेन के अंदर की दिशा को किससे दिखाओगे? माइनस के कैप से। किससे बेटा? माइनस की कैप से। तो आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। किसके डायरेक्शन में? ये किसके डायरेक्शन को बता रहे हैं? यूनिट वेक्टर। तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहे हैं। और अगर एक्स वाई और जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आई जे और के भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएंगे। याद है मैंने बताया था ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? तो ऐसे वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो, दैट्स और उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? जैसे चलो हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वेक्टर, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। तो हम चलो थोड़ा सा बनाते हैं। हमको इन वेक्टर को दर्शाना है, दिशा के माध्यम से दर्शाना है, और उन वेक्टर्स की वैल्यू भी लिखनी है। चलो बताओ। तो पहले सवाल बोल रहे हैं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और इसका डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस है। तो वो वेक्टर क्या होगा? यहीं पर कहीं 5 यूनिट होगा और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और उस वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 पाई। मैंने 5 पाई लिख दिया। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और डायरेक्शन वाई एक्सिस में है, तो इसका मतलब है कहीं यहां होगा 3j। 3j लिखने का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 3 है और यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन को बता रहा है कि ये वाई एक्सिस में है। किस में है बेटा? वाई एक्सिस में है। अब तीसरा नंबर का सवाल क्या बोल रहे हैं कि एक वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और इसका डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस में है। इसका मतलब ये वेक्टर कहीं नीचे रहा होगा और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। कितना होगा बोलो? -4, सॉरी उल्टा रहा होगा इसके। ये आई डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना,
तो -4i। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है और उसका डायरेक्शन -y एक्सिस में है, तो ये कहीं नीचे रहा होगा और किसके बराबर होगा, -2j। 2 तो इसका मैग्नीट्यूड है, पर -j किसको बता रहा है, -j बता रहा है कि ये नीचे के डायरेक्शन में है, -y के डायरेक्शन में है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर किसी को भी रिप्रेजेंट करना हो, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो क्या तुम रिप्रेजेंट कर लोगे? बोलो बोलो। अगर प्लॉट करना हो किसी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में, तो क्या प्लॉट कर लोगे? यस। चलो हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। व्हाट आर पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल है। अब जैसे क्या है, दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी वेक्टर का पोजीशन जो है, उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब पोजीशन वेक्टर मतलब मैं समझाता हूं। दिस इज आवर कार्टेशियन सिस्टम। इस पॉइंट पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 0, आप समझना जरा। दो में देखते हैं। मान लो एक पॉइंट है 3, 4, इसको तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका मतलब है 3, 4 का मतलब क्या है कि भैया वो x डायरेक्शन में कितना है, 3, और y डायरेक्शन में कितना है, 4। यही तो है ना, है ना? इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो बोलोगे x डायरेक्शन में 3 है, y डायरेक्शन में 4 है, तो दिस इज अ वेक्टर, दिस इज आल्सो अ वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट क्या है, ये है, और दिस इज आल्सो अ वेक्टर। इस वेक्टर को क्या बोलोगे, 3i, क्योंकि x के दिशा में है। ये ऊपर वाला वेक्टर किसके दिशा में है, y के डायरेक्शन में है, तो क्या बोलोगे, 4j। एंड दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई, 3i प्लस 4j, क्योंकि इन दोनों को वेक्टर को जोड़ के हमें रिजल्टेंट मिल रहा है। लेकिन ये जो रिजल्टेंट है, ये जो तुम रिजल्टेंट निकाल रहे हो, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ओरिजिन 0, 0 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, क्योंकि ओरिजिन से इसकी दूरी 3 है और ओरिजिन से इसकी हाइट 4 है। अगर किसी और पॉइंट से होता तो फिर मुझे घटाना पड़ता। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो वेक्टर आर है, ये जो वेक्टर आर है, ये क्या होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ओ। बात समझ में आया क्या? तो इसी तरीके से अगर 3 पॉइंट हैं x, y, z, तो मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कुछ नहीं सर, x किसको दर्शा रहा है, x कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है, मतलब x -0 i कैप प्लस y -0 j कैप प्लस z -0 k कैप। जैसे मैंने 3, 4 को मैं ये सब ज्ञान करने के बजाय मैं डायरेक्ट लिखता कि वेक्टर r की जो वैल्यू होगी 3 -0 या फिर 3 i कैप प्लस 4 -0 4 j कैप, है ना? मैंने तो ये समझाने के लिए बताया कि देखो ये ट्रायंगल बना रहा है और ट्रायंगल लॉ से इसकी वैल्यू 3i प्लस 4j आ रहा है। तो हर बार हम ट्रायंगल बना के नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। हमने यहां से कॉन्सेप्ट लिया और हमें समझ में आ गया कि ये आ कहां से रहा है, अब इसी को जनरलाइज कर दिया। तो वेक्टर ओपी क्या आ रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मतलब हम किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म्स में इजीली लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म्स में हम इजीली लिख सकते हैं। तुम सोचो, ये जो वेक्टर था ये डायरेक्शन दिखा रहा था, ये जो वेक्टर था इसका कुछ मैग्नीट्यूड था और कुछ डायरेक्शन था। क्यों? क्योंकि मुझे इसके अगर कोऑर्डिनेट्स पता है ना, तो मैं बता सकता हूं कि हाँ भैया ये वेक्टर क्या है,
ए वेक्टर क्या है, दिस इज विच वेक्टर इज दिस। अब हम इस वेक्टर को ग्राफ के फॉर्म में लिखने के बजाय हम इस वेक्टर को आईजेके के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आईजेके के फॉर्म में लिखना ज्यादा आसान है, इसमें जोड़ना ज्यादा आसान है, इसमें घटाना ज्यादा आसान है ना। हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखने के बजाय हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आईजेके के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी भी वेक्टर का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। लेकिन इसका उल्टा थोड़ा सा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ध्यान से समझना। मान लो दिस इज द पॉइंट ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a1 b1 और दिस इज द पॉइंट b, a1 b1 और दिस इज a2 b2। अब सोचो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कुछ होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स होगा, जिसको हम बोलेंगे ओ ए। पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम बोलेंगे ओ बी। अब ध्यान से तुम सुनना मेरा भाई, अगर एक मान लेते हैं कीड़ा था, वो उड़ के ए से डायरेक्टली बी पे आ गया, ए से डायरेक्टली बी पर आ गया, ए से डायरेक्टली कहां पर आ गया, बोलो, बी पर आ गया। तो यहां से यहां तक का जो मतलब यहां से यहां तक मिलाने पर जो लाइन बन रही है और ये जो वेक्टर बन रहा है, इसका डायरेक्शन भी है और इसकी दूरी भी है, दूरी मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बोलेंगे ए बी, मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर बी, देखो ए बी का मतलब हुआ, ए बी का मतलब हुआ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इस वेक्टर बी को हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं और वेक्टर ए को भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो हमने इसको ले लिया ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। आरे वीडियो में पॉइंट बच्चा पार्टी, हाँ है ना, बोलो कैसे हुआ है, मैं तुम्हें समझाता हूं। एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी इजीली समझा दूंगा, आया कहां से पहले समझो। क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, एक कीड़ा था यहां से यहां तक उड़ के आ गया, मुझे बताना था कि यहां से यहां तक का वेक्टर क्या है, वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर ए बी क्या है, क्योंकि मेरे को ये वेक्टर ओ ए पता है, वेक्टर ओ बी पता है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी पॉइंट का तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे उस वेक्टर का आइडिया है, क्योंकि दिस इज द वेक्टर ओ ए, दिस इज द व्हाट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर। लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि यहां से यहां आया है तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे को फाइंड करना था। तो मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं, ट्रायंगल लॉ हर जगह यूज हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, क्लोज ट्रायंगल, किन दोनों को जोड़कर तीसरा आएगा, चलो ये बता दो। बोलोगे सर ओ ए, देखो ये पहला वेक्टर है, इसी के सर पे दूसरा चढ़ा दिया गया और तीसरा इसको मिला दिया गया, क्योंकि इन दोनों का मुंह मिल रहा है, माउथ मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा ओ ए प्लस ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, ए बी की वैल्यू आ गया, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जो बाद में लिखा होता है ना उसी में से उसको घटाते हैं, देखो ओ बी और ये वो इधर आएगा तो हो जाएगा ओ ए, देखो जो बाद में लिखा है उसी में से हम घटा रहे हैं। ए वेक्टर पॉइंट ए है, ए वेक्टर पॉइंट बी है। अब देखो इसको हम, देखो जिधर एरो जा रहा है, जिधर हेड है वो बाद में लिखते हैं, जो टेल है वो पहले लिखते हैं, ए बी। और ए बी का मतलब क्या हुआ, जो हेड है वो फाइनल है और जो जहां से मतलब जहां टेल है वो इनिशियल है, तो हम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखते हैं। अब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मतलब कार्टेशियन सिस्टम में क्या है, ए वेक्टर बी किसके रिस्पेक्ट में है, पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और वेक्टर ए भी अकेला तो होगा नहीं, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज वेक्टर ए। आर में पॉइंट, हाँ है ना, बोलो। तो चलो मैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखूंगा, अगर मैं वेक्टर ए भी लिखूंगा, वेक्टर ए भी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, a2 माइनस a1 आई कैप प्लस b2 माइनस b1 b2 माइनस b1 j कैप। इज इट राइट रॉन्ग, हाँ या ना, बोलो। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील हो रहा है क्या है। अच्छा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लो, ये 3 था ये 4 था, तो ये कितना आया, इस ट्रायंगल में समझो
ये 3 था, ये 4 था, तो इसकी वैल्यू क्या आई, आर का मैग्नीट्यूड कितना आया, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25, इसकी वैल्यू आ गया 5। अब मैं ट्रायंगल के बजाय इसको देख के करूंगा। अब ट्रायंगल मत देखो, हर सवाल में ट्रायंगल नहीं बनाना है। अब ट्रायंगल मत देखो, इस वेक्टर को देखो, क्योंकि यही वेक्टर तो ये ट्रायंगल में था। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड में निकालूंगा तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया, 3 3 का 9 और 4 चौको 16, अंडर रूट 25, 25 का रूट 5। बात समझ में आ रहा है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना ओपी का, तो ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, तो बोलोगे सर एक काम करिए, आई का कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर करिए प्लस जे का कोफिशिएंट वाई का स्क्वायर करिए प्लस के का कोफिशिएंट जेड का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओपी। किसका कोफिशिएंट, किसकी वैल्यू है भैया, ओपी की वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड किसको बताएगा, इस लेंथ को ही तो बताएगा, क्योंकि 3 का 4 यहां था, तो मैंने 0 से इसको मिलाया, यही वेक्टर आर था, और वेक्टर आर का ही लेंथ तो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा था। एक क्या है, लेंथ ही तो बता रहा है। एक ट्रायंगल बना था, इसका लेंथ 3 था, इसका लेंथ 4 था, तो इसी का लेंथ तो बताया है इसका मैग्नीट्यूड। किसी का भी मैग्नीट्यूड क्या बताता है, उसका लेंथ बताता है, अगर उसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो। हाँ है ना, बहुत सिंपल। जैसे एक सवाल है, चलो एक सवाल करते हैं सिंगेज का। दिस इज द प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को करते हैं। अ पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट 2,4,6, तो थोड़ा सा मैं बना लेता हूं, या बनाने की जरूरत नहीं है। एक पार्टिकल है जो इनिशियली पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए की वैल्यू है 2,4,6, मूव फाइनली टू द पॉइंट बी, मूव करके फाइनली पॉइंट बी पर आ गया, उसकी वैल्यू है 3,2,-3। राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। आहा, तो सोचो, हमें इन दोनों का पहले तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखना है। मैं काम करता हूं बना ही लेता हूं, वरना तुमको चैन नहीं आएगा। मैं काम करता हूं बना ही लेता हूं, वरना तुमको क्या नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखता हूं, दिस इज ओ, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए। ओ ए की वैल्यू क्या होगी, तो भैया 2 - 0 आई कैप, 4 - 0, इसको लिख लो 0,0,0, 4 - 0 जे कैप प्लस 6 - 0 के कैप। ये पोजीशन वेक्टर आप ये मिल गया। पोजीशन वेक्टर आप बी लिख लो, पोजीशन वेक्टर आप बी क्या लिखोगे, ओबी। ओबी की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, 3 - 0, 3 - 0 आई कैप, 2 - 0 जे कैप, -3 - 0, ये हो जाएगा -3 के कैप। यही तो लिखेंगे। आप सवाल में पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, किसका, इसका, मतलब यहां से यहां उड़ के आया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए बी। ए बी मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब तुम चाहो तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा के लेके आओ, या फिर मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा 3 - 2, ये हो गया 2 आई कैप, 2 - 4 -2 जे कैप, -3 - 6 -6 के कैप। लो हो गया, दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का -2 का स्क्वायर भी 4, और 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 4 44, दैट इज 44 मीटर। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ है बेटा, 44 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। इज इट राइट? कुछ गड़बड़, हाँ 3 - 2 1 होगा, सॉरी 41 मीटर है ना, 41 मीटर, इसको काट दो। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या था, ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ए को हम 0 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम बी को 0 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है
ए से बी तक, तो मैं क्या निकालूंगा, ए बी। अगर बी से ए में गया होता तो मैं बी ए निकालता। क्या निकालता, बी ए। और बी ए का मतलब क्या होता, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो लास्ट में होगा उसी में से पहले वाले को घटाएंगे, है ना। बात समझ में आया क्या। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे भाई ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, तो ये भी एक क्या है, लेंथ ही तो है। मीटर में दिया है ना इसकी यूनिट, तो हम यूनिट मीटर में ही लिखेंगे ना। अच्छा एक बात बता, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर का यूनिट क्या होगा। अरे अगर लेंथ मीटर में है तो अंडर रूट से कट जाएगा, लेंथ ही तो आया एक तरीके से, तो इसका यूनिट भी तो मीटर ही होगा, डायमेंशन भी क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है चलो। अच्छा इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर तो बहुत आसान है। कैसे, मैं बताता हूं। वेक्टर ए बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आई माइनस टू जे माइनस सिक्स के कैप के बराबर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा उस वेक्टर में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा मुझे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये वेक्टर क्या है, आई माइनस टू जे माइनस सिक्स के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 41। आंसर लो निकल गया, निकल गया इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है चलो। व्हेन दिस इज सबस्ट्रक्टेड फ्रॉम, जेई मेन का सवाल है, ध्यान देना बेटा, है ना, जेई मेन का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई मेन। अब तो जेई मेन के सवाल रट भी गए हैं भाई ये लेटेस्ट ईयर में आया है, पिछले मतलब 2 साल में, 2 या 3 साल में ही आया है, मतलब 2020 के बाद ही आया होगा, चेक करना कब आया है। when 2i plus 3j plus 2k subtracted from vector b but gives a vector 2j, मतलब एक वेक्टर ए है, अगर इसको बी से घटाया जाए, तो क्या आ रहा है, 2j आ रहा है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वेक्टर ए सबस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, तो पहले तो वेक्टर बी निकाल लो, वेक्टर बी की वैल्यू होगा वेक्टर ए प्लस 2j। वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 2k प्लस 2j लिख लिया। वेक्टर बी क्या होगा, 2i प्लस 5j प्लस 2k कैप। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा 4 प्लस, कुछ गलती लिख दिया क्या, 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4, ये क्या हुआ, 25 4 29, है ना, अंडर रूट 33। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या। व्हेन ए सबट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, ए को बी से घटाया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है, 2j मिल रहा है। ए को बी से घटाया जा रहा है, देखो आंसर क्या आ रहा है, इज इट, कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, देख लेना। ए को बी से, ए को बी से घटाया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है, 2j मिल रहा है। ठीक है, तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगा, a माइनस 2j। ए की वैल्यू क्या है, 2i
प्लस 3j प्लस 2k माइनस 2j 2i प्लस j प्लस 2k। सॉल्व करो जरा, मैग्नीट्यूड आप भी निकालो। ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9 बराबर 3। ए को बी से घटाया जा रहा है ना, दिस इज नॉट बी माइनस ए नहीं होगा, ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ए माइनस बी हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अरे पॉइंट पाई, ठीक है, 3 आ रहा है आंसर। ए से बी को घटाया जा रहा है, ए में से बी को घटाने पर 2j आ रहा है, ऐसे करो आंसर आ जाएगा, है ना। लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ए इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम बी, मैंने बी से ए को घटाया था। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is this and B is this, then find the magnitude of find the magnitude and direction of A and B। वेक्टर ए दे दिया गया है, वेक्टर बी दे दिया गया है, आपको A प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताना है एंड डायरेक्शन भी बताना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब यार देखो, दो वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में दिए गए हो तो जोड़ना बहुत आसान है। आई को आई में जोड़ो, जे को जे में जोड़ो, है ना। तो मैं कैसे जोड़ूंगा, 4i में 6i जोड़ूंगा, ये मिल जाएगा 10i, माइनस 3i में 8i, माइनस 3j में 8j जोड़ूंगा, क्या हो जाएगा 5j हो जाएगा। अब मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 5 रूट 5। अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, मैं ए प्लस बी का कैप निकालूं, अगर ए प्लस बी का कैप निकालूं तो ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या था, ये था 10i प्लस 5j अपान, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 रूट 5, 5 कॉमन लेके काट दो तो 5 दूना 10, 2i प्लस j अपाई रूट 5, दिस इज द आंसर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, वाजिद? ये तो बहुत सिंपल सवाल है आज के पूरे सेशन का सबसे इजी, सबसे आसान सवाल ये है ना, बोलो। यस, क्लियर है। अरे देखो, दो वेक्टर को जोड़ना हो, वेक्टर फॉर्म में तो जोड़ने में कोई ध्यान ही नहीं देना है, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाली चीजों को तो हम वेक्टर में भी डायरेक्ट ही जोड़ते हैं। अगर आई और आई सेम डायरेक्शन में है तो हम आई वाली चीज को एक साथ जोड़ेंगे, जे और जे सेम डायरेक्शन में है तो उनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, और के साथ में है तो उनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, है कि नहीं। यस, फॉर्मूला बेसिस है। चलो, ट्रक इज ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ में एक ट्रक ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, अचानक से वेस्ट में टर्न कर लेता है सेम स्पीड से, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। इससे टफ सवाल करके अभी तुम आए हो, किधर से करके आए हो, बॉल वाला टप्पा खाने वाला सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल है। चलो हम बना लेते हैं ऐसे तुम्हारे सहानुभूति के लिए, मैं डिफाइन करता हूं। चलो इधर नॉर्थ, अगर नॉर्थ ऊपर डिफाइन कर रहे हो तो साउथ नीचे डिफाइन कर लो, है ना। फिर इधर मैं वेस्ट डिफाइन कर रहा हूं तो इसके अपोजिट में ईस्ट डिफाइन कर दिया। एक ट्रक है ऊपर की तरफ जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, अचानक से क्या करता है, वेस्ट टर्न ले लेता है इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से। आपको चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चलो चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो क्या बोलोगे, दिस इज वी इनिशियल। अब देखो उसमें क्या था, उसमें हम लिख रहे थे, उसमें हमने किसके मदद से किया था, ट्रायंगल लॉ के मदद से किया था, किसके हेल्प से किया था, ट्रायंगल लॉ के हेल्प से किया था। इसमें हम ट्रायंगल लॉ के हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 20 जे कैप, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 20 आई कैप। इज इट राइट, हाँ है ना। मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कार्टेशियन सिस्टम पे ड्रॉ करने का यही तो फायदा है कि ज्योमेट्री भी लगाने की जरूरत नहीं है,
जिसकी ज्योमेट्री भी कमजोर हो वो भी कर लेगा। देखो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी भैया 20 आई कैप है, इनिशियल वेलोसिटी किधर है 20 जे कैप है। लो हो गया, दिस इज द डेल्टा वी। और डेल्टा वी को अगर मैं मुझे प्लॉट करना हो तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो दिस इज पॉजिटिव एंड वाई इज निगेटिव, इधर की तरफ होगा। ये होगा 20 कॉमा -20, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी। अगर पूछेगा कि चेंज इन स्पीड का डायरेक्शन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, चेंज इन स्पीड का डायरेक्शन क्या है, बोलो वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ, है ना। अरे पीडीएफ डाल दिया है वासित, क्या बात कर रहे हो। तो इसमें हमें ट्रायंगल लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैग्नीट्यूड कितना होगा 20 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दिस इज 20√2, दिस इज आंसर, हाँ है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। A car is moving with a speed 20 मीटर पर सेकेंड in the direction of A. A के डायरेक्शन में एक कार 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार। क्या बोलोगे, कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ जो कार होगा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी का डायरेक्शन के बराबर होगा। भैया वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन को भैया मैं यूनिट वेक्टर बोल दे रहा हूं। ये किसके है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा किसके डायरेक्शन के, वेक्टर ए के। और वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होता है, ए कैप, यानी कि वेक्टर वी कैप, मतलब वी का डायरेक्शन जो होगा ए कैप के बराबर होगा। मतलब ए दिया हुआ है तो ए कैप फाइंड हो सकता है। ए की वैल्यू क्या है 3i + 4j कैप, तो ए कैप की वैल्यू क्या होगा √9 + 16, दिस इज, अरे यार 5। ठीक है, तो एक मतलब दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए नॉट ए कैप। तो ए कैप अब निकाल रहा हूं, ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज 3i + 4j / 5। हो गया। तो वेक्टर v जो होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है सर 20 और डायरेक्शन क्या है 3i + 4j / 5, मतलब 5 चौको 20। तो वेक्टर बी मेरा निकल के आ रहा है 4 × 12i + 4 चौको 16j, 12i + 16j निकल के आ रहा है। समझ में आया क्या, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, वाजिद एंड एवरीवन, यस यस और नो, हाँ या ना बोलो, यस ऑफ कोर्स। चलो ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस सवाल को करके लेके आना होमवर्क। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वेक्टर p whose magnitude is 20 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज पैरेलल टू दिस। अब इसके पैरेलल है मतलब इसका जो q का डायरेक्शन है वही p का डायरेक्शन होगा। यूनिट वेक्टर निकाल के करना पड़ेगा तुमको। सॉल्व करो देखता हूं क्या होगा, सॉल्व करो देखता हूं तुमसे हो पाता है कि नहीं। दिस इज द व्हाट, चलो अभी डाल देता हूं पीडीएफ। सेम दिस इज द होमवर्क, आज के सेशन में होमवर्क रहेगा, ये 2 होमवर्क करके लेके आओ, देखता हूं तुमसे हो पाता है कि नहीं। तो आज जो मैंने तुमको पढ़ाया क्या सब कुछ समझ में आया, फैजल अली एंड एवरीवन, बच्चा लोग बताओ आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया क्या आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया, यस और नो बताइए। अगर समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए। यप, ओके फैजल अली शहीद, तो अगर समझ में आ गया हो तो चलो भाई फिर ठीक है, मिलते हैं कल और कल इसको फिर से सॉल्व करते हैं। आज सबस्ट्रक्शन और बाकी सब में कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी फैजल भेजता हूँ, टेलीग्राम बना लो पहले, तुम्हारा भूल जा रहा हूँ डेली, चलो अभी बना लेता हूँ।
चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।